साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए अब ये टेंशन तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है कि साबूदाना हमने भिगोया नहीं है। हमें साबूदाने की खिचड़ी बनाने के लिए साबूदाने को भिगोने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आज मैं ऐसा टिप और ट्रिक लेकर आई हूँ जिसके लिए आपको घंटों पहले साबूदाना भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय स्मार्ट चैनल। तो पता तो आपको चल ही गया है कि आज कौन सी रेसिपी मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। जी हाँ, मैं लेकर आई हूँ साबूदाने की खिचड़ी, जो बहुत ही डिलीशियस बनती है और इसे बनाने के लिए साबूदाने को आपको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर वीडियो और रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, कमेंट करके अपनी फीडबैक ज़रूर दिया करें। चलिए रेसिपी की ओर बढ़ते हैं। तो साबूदाना की खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक कुकर में डाल दिया था 1 कप के करीब साबूदाना। जो आप साबूदाना पकाने के लिए लेते हैं उसी साबूदाना का आपको इस्तेमाल करना है। आपको पता है कि साबूदाना में बहुत ज़्यादा स्टार्च होता है, इसीलिए इसको आपको 2 से 3 बार पानी में अच्छे से साफ़ पानी में धो लेना है ताकि इसका सारा का सारा स्टार्च निकल जाए। और जब तक पानी क्लियर नहीं होता तब तक आपको साबूदाना अच्छे से धो लेना है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना अच्छे से मैंने धो लिया है। अब जिस कप से मैंने साबूदाने की मेजरमेंट करी है उसी कप से मैंने इसमें 1.5 कप पानी डाल दिया है। अगर मैंने 1 कप इसमें साबूदाना लिया है तो 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। अब मैंने इसमें डाल दिया था स्वाद अनुसार नमक और 1 चम्मच मैंने डाल दिया था देसी घी। इससे क्या होता है कि उबलते वक्त जो पानी है वो कुकर से बाहर नहीं आता। तो इसको भिगोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये सबसे खास टिप और ट्रिक है जो हम साबूदाना की खिचड़ी बनाने में इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच के करीब देसी घी, जिसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और कुकर को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। एक और बात, हमें विसल नहीं लगवानी है। जब विसल आने वाली होती है, स्टीम बन जाती है, तो उसी टाइम हमें फ्लेम ऑफ कर देनी है। बस इसी बात का ध्यान रहे कि आपकी जो विसल है वो बजे ना, हमने विसल नहीं बजानी। बस तभी तक साबूदाना को हमने पकाना है और तब वो सॉफ्ट हो जाएगा पकाने के लिए। जैसे ही मुझे लगा कि स्टीम बन गई है, फ्लेम मैंने कर दी थी ऑफ। दूसरी तरफ मैंने एक पैन ले लिया था जिसमें मैंने 1 चम्मच ले लिया था देसी घी। जी हाँ, साबूदाने की खिचड़ी मैं देसी घी में ही पका रही हूँ क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ जाता है। जैसे ही घी मेल्ट हो गया, इसमें मैंने 1 छोटा चम्मच डाल दिए थे मस्टर्ड सीड्स और मैंने 1 छोटा चम्मच इसमें डाल दिया था जीरा। इन्हें हमने अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें डाल दी थी छोटी कटोरी कच्ची मूंगफली की, जिसे हमने अच्छे से रोस्ट कर लेना है। आपको चटकने की आवाज़ आ जाएगी। जैसे ही चटकने की आवाज़ शुरू हो जाती है, इट मीन्स जो मूंगफली है वो अच्छे से रोस्ट हो गई है। बस इसे अच्छे से घी में पका लेना है। आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि मूंगफली जले ना। अगर आप मूंगफली को अलग से रोस्ट करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, मैं पकाने के साथ ही इसे रोस्ट कर रही हूँ। जैसे ही चटकने की आवाज़ आनी शुरू हो गई थी तो मैंने आधा इंच ग्रेट करा हुआ इसमें डाल दिया था अदरक, और 2 चॉप करी हुई हरी मिर्ची इसमें मैंने डाल दी थी, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देती है। अगर आप बच्चों के लिए खिचड़ी बना रहे हैं तो हरी मिर्च स्किप भी कर सकते हैं या स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। अगर आप ये खिचड़ी व्रत के लिए बना रहे हैं तो जो जो चीज़ें व्रत में नहीं खाई जाती वो स्किप कर सकते हैं, तब भी ये बहुत डिलीशियस बनती है। अब आप देख सकते हैं कि अदरक भी अच्छे से भुन गया है। अब मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू, जो मैंने ना बहुत बड़े ना बहुत छोटे काटे हुए हैं, वो इसमें डाल दिए हैं। आलू को हमने पका लेना अच्छे से जब तक ये अच्छे से गल नहीं जाते। इन्हें मिक्स करने के बाद बारी आ जाती है बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालने की। 1 से 2 मिनट तक आलू भूनने के बाद मैंने इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू कर दिया था। जैसे मुझे लगा थोड़ी देर के लिए आलू भुन गए हैं तो मैंने इसमें डाल दिए थे 3 से 4 करी पत्ते, जो बहुत अच्छा फ्लेवर देते हैं। इन्हें भी अच्छे से मिक्स करने के बाद अब बारी आ जाती है इसमें थोड़ी सी हींग डालने की। आपको पता है हींग डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छी होती है और ये बहुत अच्छी होती है खिचड़ी में डालना, जिससे ये और भी स्वादिष्ट हो जाती है। इन सबको मिक्स करने के बाद बारी आ जाती है टमाटर डालने की। टमाटर मैंने ले लिया था एक, जिसका मैंने सॉफ्ट वाला हिस्सा निकाल लिया था, लेकिन उससे पहले मैंने इसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था। नमक आपको बहुत ही देखभाल कर डालना है क्योंकि हमने उबलते वक्त भी नमक उसमें डाला था। अब जो टमाटर का सॉफ्ट वाला हिस्सा है उसे निकालकर मैंने टमाटर को कट करके इसमें डाल दिया था, जिससे इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाता है और खिचड़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इन सबको मिक्स करने के बाद मैंने इसमें डाल दिया था आधा गिलास के करीब पानी और इसे ढककर थोड़ी देर के लिए पका लिया था ताकि जो आलू है वो अच्छे से पक जाए, गल जाए और सॉफ्ट हो जाए। तभी तक हमें इसे पकाना है। अब लो से मीडियम फ्लेम पे मैंने आलू को पकाना शुरू कर दिया था और इसे ढक दिया था। बस इसी चीज़ के लिए आपको वेट करनी है, अदरवाइज़ ये खिचड़ी बहुत ही जल्दी बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। एक बार मैं फिर से दोहरा रही हूँ, मेरे चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दे ताकि टाइम टू टाइम आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब जब ढककर मैंने आलू को पकाना शुरू करा, थोड़ी बाद मैंने कुकर खोल लिया था मीनवाइल, और आप देख सकते हैं कि जो साबूदाना है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया था और ट्रांसपेरेंट सा हो गया था। बस हमें इसे विसल नहीं दिलवानी है।
इसी पानी के साथ हमें इसकी खिचड़ी बनानी है जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। अब जब मैंने लिड हटाकर देखी तो आलू अच्छे से पक गए थे। एक आलू मैंने ले लिया था कड़छी पे और चाकू की हेल्प से काट कर देख लिया था, ये अच्छे से पक चुके थे। अब जो मैंने साबूदाना स्टीम करके रखा हुआ है उसे पानी समेत इसमें डाल दिया था और मिक्स करके इसे 2 से 3 उबाल दे दिए थे। आपको भी 2 से 3 उबाल दे देने हैं ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए और फ्लेवर्स जो है साबूदाना में रच जाएं। और गार्निश करने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है धनिया पत्ती का। कड़ी पत्ता तो डाला ही है, साथ ही साथ धनिया पत्ती डालने से भी एक तो इसकी रंगत बहुत अच्छी हो जाती है और उल्टा ये खाने में और भी स्वादिष्ट हो जाती है। नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं और अब मैंने इसमें डाल दिया आधा चम्मच काली मिर्च कुटी हुई, जिससे बहुत ही अच्छा कलर भी आ जाता है और फ्लेवर भी आ जाता है। काली मिर्च वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है। अगर आप इसे स्किप करना चाहते हैं, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। स्पाइसेस मैंने पहले ही बोला है, आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। मैंने इसमें 2 हरी मिर्ची डाली हुई थी, इसलिए जो काली मिर्च की क्वांटिटी है वो मैंने बहुत कम रखी है। अगर आप हरी मिर्च स्किप कर रहे हैं तो आप काली मिर्च की जो क्वांटिटी है उसे बढ़ा भी सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करके 2-3 उबाल दे देंगे। आप देख सकते हैं खिचड़ी बहुत अच्छे से बनकर हो गई है रेडी और कितनी कलरफुल लग रही है। अब अगर आप इसमें थोड़ी-सी टर्मरिक डालना चाहते हैं तो आप इसमें डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन साबूदाना की खिचड़ी जो है वो नेचुरल कलर दे तभी अच्छी लगती है। और इसे मैंने गार्निश कर दिया था हरी-हरी धनिये की पत्तियों के साथ, जिससे इसकी रंगत और भी बढ़ गई थी। मैंने फटाफट से गरमा-गरम परोस दी अपनी बेटी को, उसे भी बहुत पसंद आई। तो ये झंझट खत्म हो गया है, ये सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि खिचड़ी बनाने के लिए हमने इसे भिगोया नहीं है। अब बिना भिगोए फटाफट से इसे स्टीम करके साबूदाना की खिचड़ी आप बना सकते हैं। आप देख सकते हैं देखने में बहुत ही डिलीशियस लग रही है। जी हाँ, खाने में भी उतनी ही डिलीशियस है, बहुत ही स्वादिष्ट। तो बारी आ गई थी बेटी को परोसने की, तो गरमा-गरम मैंने उसे परोस दी है। अब है आपकी बारी, फटाफट से इस रेसिपी को बनाइए और मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।